5 मार्च 2015 को एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरे इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम को हिला के रख दिया। इस आदमी ने एक ऐसा इतिहास बनाया, देश का सबसे अमीर आदमी बनने का इतिहास, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ने का इतिहास। और मैं बात कर रहा हूं दिलीप शांघवी की। दिलीप शांघवी सन फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर, उन्होंने 5 मार्च 2015 को इस देश का, भारत का सबसे अमीर आदमी होने का किताब उन्होंने हासिल किया विद अ नेटवर्थ ऑफ $21.7 बिलियन। वो मुकेश अंबानी से थोड़ा सा आगे चले गए, जो कि $21.6 बिलियन पे नंबर 2 पे रह गए। 27 साल की उम्र में यह बिजनेस शुरू किया था, 40 साल पहले। आज सन फार्मास्यूटिकल्स करीब 45,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है, 40 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 100 से ज्यादा देशों में अपना धंधा करती है। इंडिया की लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया की मोस्ट वैल्यूड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और इस पूरे ग्रुप की सन फार्मास्यूटिकल की मार्केट वैल्यू आज करीब $32 बिलियन, जो कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। दिलीप शांघवी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम है द मेडिसिन मोगल। लेकिन अगर आपने वो पढ़ी नहीं है तो आज का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो पूरा सार होने वाला है उनकी जिंदगी का, उनके बिजनेस के करियर का। और इस केस स्टडी में ऐसे अमेजिंग लेसन आपको मिलने वाले हैं जो आपको ना सिर्फ बिजनेस लाइफ में लेकिन पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेंगे, और आपको जो बिजनेस के बारे में काफी ज्यादा सिखा देंगे जो आप MBA में भी नहीं सीख सकते। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। So hey guys, my name is Siddhant and you're watching Startup with Sid। 1955 अक्टूबर 1 को जन्मे दिलीप शांघवी गुजरात के एक छोटे से गांव में, अमरेली नाम के गांव में जन्मे। और उनके पिताजी कलकत्ता में ऑलरेडी एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, होलसेल का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे दवा बाजार में कलकत्ता में। तो घर में ही फार्मास्यूटिकल बिजनेस होने की वजह से दिलीप शांघवी ने बचपन में और बड़े होने के बाद काफी बार काम किया अपने पिताजी के ही फार्मास्यूटिकल होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, जहां से उनको आइडिया आई कि ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन मुझे दवाइयां बनानी है, मुझे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी शुरू करना है। एंड उस समय सिर्फ 27 साल की उम्र में 1983 में उन्होंने 10,000 रुपए लिए अपने पिताजी से और उन्होंने शुरुआत करी सन फार्मास्यूटिकल्स की। यहां पे एक बहुत बड़ा लेसन निकल के आता है, वो है फाउंडेशन एंड वर्क एथिक का। बचपन से अपने पिताजी का फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस देखा था उन्होंने, तो उनको बिजनेस के बारे में सारी चीजें, फाउंडेशन पता चल गया था। एंड वर्क एथिक की, धंधा कैसे किया जाता है, धंधे में क्या क्या चीजें मायने रखती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो फाउंडेशन एंड वर्क एथिक उन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस में काम करके सीखा इनिशियल डेज में। तो सेकंड लेसन जो आप इससे सीख सकते हो वो है फ्रुगैलिटी। सिर्फ 10,000 रुपए से, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, हम और आप जैसे, उनके पास भी कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कम से कम पैसों में सिर्फ 10,000 रुपए में कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, कैसे बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, वो उन्होंने किया, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन फ्रुगैलिटी जो हमें मिडिल क्लास फैमिलीज में सीखने को मिलती है वो है रिसोर्सफुलनेस, कि कम से कम पैसों में आप ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा से ज्यादा आउटकम कैसे जनरेट कर सकते हो। यानी आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के तारीख में हम लोग देखते हैं काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स हजारों करोड़ों रुपए रेस करने के बाद भी, जलाने के बाद में भी 5 साल बाद बंद पड़ जाते हैं। वहां पे इन्होंने 10,000 रुपए से एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया, जो कि आज 40 साल बाद करीब 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस बन चुका है। एंड तीसरा लेसन यहां से निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो लोकल इनसाइट्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्टीज। उन्होंने फार्मास्यूटिकल बिजनेस में कूदने से पहले कुछ साल या फिर बचपन से अपने पिताजी का फार्मा बिजनेस देखा, फार्मा बिजनेस में थोड़ा सा काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में, जिसके वजह से उन्हें लोकल इनसाइट्स पता चल गए, जिसके वजह से उन्हें बिजनेस का नो हाउ पता चल गया, इंडस्ट्री के सारे न्यूएंसेस, छोटी छोटी चीजें पता चल गई। और ये गलती हम और आप में से काफी लोग करते हैं कि ऐसा कुछ बिजनेस करने जाते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं, जिसके इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप ऐसा बिजनेस करना भी चाहते हो तो पहले कुछ साल ऐसे कुछ इंडस्ट्री में, ऐसे कोई बॉस के नीचे, स्टार्टअप के नीचे काम करो जहां पे आपको वो सारी चीजें सीखने को मिले। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। 10,000 रुपए से उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल शुरू किया 1983 में। अब 10,000 से आप कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते, तो उन्होंने इनिशियली सिर्फ 5 प्रोडक्ट निकाले, वो भी साइकेट्री के इंडस्ट्री में, जो साइकेट्री होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन थी, ऐसे 5 प्रोडक्ट सिर्फ उन्होंने निकाले और वो उन्होंने अपनी नीश सिलेक्ट करी। अब 1990s के दौर में जब इंडिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज मल्टीनेशनल से टक्कर ले रही थी मेन स्ट्रीम मेडिसिन को बना के, वहां पे दिलीप शांघवी ने एक छोटी सी नीश पकड़ी, वो है साइकेट्रिक प्रोडक्ट्स की, क्योंकि उसके अंदर रेवेन्यू पोटेंशियल कम था, मार्केट साइज बहुत छोटी थी, तो बड़ी कंपनीज उसके अंदर जा नहीं रही थी। अब बड़ी कंपनीज उसके अंदर जा नहीं रही थी तो उनको अपॉर्चुनिटी दिख गई कि मैं इस इंडस्ट्री में आके मार्केट कैप्चर कर सकता हूं। अब इसके अंदर कॉम्पिटिशन नहीं है तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, प्लस मैं अपना ब्रांड बना सकता हूं और मार्केट
में ट्रस्ट जनरेट कर सकता हूं। तो यहां से एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि उन्होंने लीस्ट कंटेस्टेड, कम से कम कंपटीशन वाली जगह, जिसके अंदर थोड़ा सा रेवेन्यू कम है लेकिन नाम बनाने की जगह, प्रॉफिट कमाने की जगह है, वहां से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उन्हें पता था कि शॉर्ट टर्म में मेरे लिए ये रेवेन्यू बहुत कम होने वाला है, मेरा बिजनेस ज्यादा बनेगा नहीं क्योंकि मार्केट साइज छोटी है, लेकिन उनको पता था कि मैं यहां से शुरुआत कर सकता हूं लेकिन एंड विजन मेरा बहुत बड़ा होने वाला है। लॉन्ग टर्म जो मेरा गोल है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो इस छोटे से नीश में प्रोडक्ट बेच के वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे क्योंकि कंपटीशन नहीं थी। उसी प्रॉफिट को फिर से सन फार्मा में इन्वेस्ट कर करके बाद में उन्होंने और स्पेशलिटी नीशेस में एक्सपांड किया, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जो कि आज मेन स्ट्रीम बिजनेसेस बन चुके हैं। उस समय छोटे छोटे नीशेस थे जहां पे उन्होंने एक्सपांड किया, लेकिन आज मेन स्ट्रीम बिजनेसेस बन चुके हैं, जिसकी वजह से आज सन फार्मा भी आज एक इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो इसमें से निकल जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, एंड वो है फाइंड योर नीश। फाइंड योर नीश, नीश पता करना, एक स्पेसिफिक चीज से शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलती जो बहुत सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि सारी चीजें करनी होती है डे वन पे, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, इसको भी देंगे, उसको भी देंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपना टारगेट ऑडियंस बढ़ाना है, टारगेट मार्केट साइज बढ़ाना है, रेवेन्यूज बढ़ाने हैं। लेकिन आप जितना डाइवर्सिफाई करोगे, जितने बड़े सेक्टर्स में जाओगे, उतने बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एंड आपको नाम कमाना और पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब 10,000 रुपए से 5 साइकेट्रिक प्रोडक्ट्स बना लिए, अब उसमें से पैसे कमा के उन्होंने वापस से इन्वेस्ट किए। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात आती है, वो है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वहां पे भी उन्होंने इतना हटके काम किया है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आज तक बड़ी बड़ी कंपनीज ने कभी नहीं किया है, वो है फार्मा गुड्स को, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को, जो कि बहुत बोरिंग प्रोडक्ट्स माने जाते हैं, बहुत ही बोरिंग इंडस्ट्री मानी जाती है, उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं होती, लेकिन उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को एज कंज्यूमर गुड्स के तौर पे मार्केट किया, सीधा की कस्टमर्स को, की पार्टनर्स को, राइट, डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को, क्योंकि उनको पता था कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स ये दो ही हमारे की कस्टमर्स होने वाले, की कंज्यूमर्स होने वाले। तो उन्होंने मेडिसिन को नॉर्मल फार्मा कंपनीज की तरह एक बोरिंग प्रोडक्ट कंसिडर करके B2B नहीं बेचा, उन्होंने डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचने की कोशिश की, जैसे FMCG कंपनीज बेचती है, जिससे वो ये चाहते थे कि सन फार्मा का जो ब्रांड है वो अगर कस्टमर्स में बन गया, की कस्टमर्स में, जो कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स हैं, तो वहां से उनको माल बेचना बहुत आसान हो जाएगा एंड वो कस्टमर एक्विजिशन की स्ट्रेटेजी भी बहुत इफेक्टिव हो जाती है। तो सन फार्मास्यूटिकल एक फार्मा कंपनी होके भी दिलीप शांघवी ने हमेशा अपना फोकस रखा ब्रांडिंग के ऊपर, प्राइस स्ट्रेटेजी के ऊपर, सेल्स के ऊपर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से उनका बनता गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक मेडिसिनल प्रोडक्ट को भी कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट समझ के कस्टमर्स को बेचा। अब यहां से निकल के आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग लेसन, एंड दैट इज नो योर कस्टमर्स एंड नो हाउ टू सेल देम। कस्टमर कौन है, की प्लेयर कौन है, जैसे उन्होंने ढूंढा कि डॉक्टर है और पेशेंट है, उनको बेचना है तो कैसे बेचना है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करके उन्हें बेचना है, राइट। एंड इतनी इफेक्टिव उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई, इतना इफेक्टिव उनका सेल्स सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, कि उनका पर 100 रुपीज प्रॉफिट आज सबसे ज्यादा है फार्मा कंपनीज में। तो अगर 100 रुपए की चीज है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सन फार्मा के 45 रुपीज है, जो कि उनके जो मेन कॉम्पिटिटर्स है GSK फार्मा, उनका 34 रुपीज है, डॉक्टर एडीज उनका 24 रुपीज है, सिप्ला का 26 रुपीज है। उसके मुकाबले सन फार्मास्यूटिकल हर 100 रुपए के पीछे 45 रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती है। आप अपने कंपटीशन को सिर्फ दो तरीके से बीट कर सकते हो, एक तो मार्केटिंग और प्राइसिंग में, और दूसरे कंटिन्यूअस इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। एंड सन फार्मास्यूटिकल ने आज तक इतना पैसा R&D इनोवेशन में लगाया है कि कोई सोच नहीं सकता। हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस, कांस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने उन्हें हमेशा अपने कॉम्पिटिशन से आगे रखा है, जिसकी वजह से आज इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा वैल्यूड फार्मा कंपनी बन चुकी है, राइट। तो अब जितना R&D के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उतना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, उतना बेहतरीन प्रोडक्ट आप बना पाओगे। एंड दिलीप शांघवी ने हमेशा R&D इनोवेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के ऊपर इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें हमेशा एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की कंपनी बनानी थी, उनको हमेशा इंडिया के बाहर भी एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी थी, राइट। आप अगर ये सोच के चलोगे कि मुझे सिर्फ इंडिया में बेचना है, तो मैं तो कुछ भी बना सकते हैं और इंडिया में तो कुछ भी चल जाता है, राइट। और ये अक्सर जेनेरिक मेडिसिन के कंपनीज में होता भी है, वो इतना पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे पेशेंट्स की जान भी जाती है, और वो किस लिए, थोड़ी सी कॉस्ट कट करने के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए। लेकिन दिलीप शांघवी ने ये नहीं किया, उन्होंने हाई क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट बनाए, और इसके वजह से आज सन फार्मास्यूटिकल क्या, आप हैरान हो जाओगे सुन के कि सन फार्मास्यूटिकल का 72% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है, करीब 30% रेवेन्यू सिर्फ US से आता है। तो जो 45,000 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें से करीब 28 से 30,000 करोड़ रुपए सन फार्मा का इंडिया के बाहर से आता है।
तो यहां से फिर से एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन निकल के आता है कि हमेशा जो भी काम करो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करो, हमेशा विजन अपनी बड़ी रखो, हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाओ और हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पे फोकस करो, क्योंकि वो आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रखेगा, हमेशा आपके कॉम्पिटिशन से आगे रखेगा। और कभी भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर हमेशा प्राइस पे मत लड़ो, क्योंकि आपके पास इनोवेशन नहीं है, आप वही सामान बेच रहे हो जो कॉम्पिटिशन बेच रहा है, तो आप हमेशा प्राइसिंग के ऊपर लड़ोगे कि मैं और सस्ते में दूंगा और सस्ते में दूंगा और सस्ते में दूंगा। उस चक्कर में मार्जिन कम हो जाती है, आप लॉसेस में जाते हो। लेकिन उसके बजाय अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो हमेशा इनोवेशन में पैसे लगाओ, हमेशा इनोवेट करते रहो। कंटिन्यूअस इनोवेशन ही आपके बिजनेस को बड़ा बनाएगा। अब बिजनेस को एक्सपांड करने के, डाइवर्सिफाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैं हर जगह जाके फिर से अपना ब्रांड स्क्रैच से स्टार्ट करूं, फिर से मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग के ऊपर फोकस करूं, कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर फोकस करूं, या फिर दूसरा तरीका मर्जर एंड एक्विजिशंस। और इसके अंदर दिलीप शांघवी आई थिंक इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन बिजनेसमैन इन टर्म्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एंड जिसकी वजह से उन्हें टेक ओवर टाइकून कहा जाता है। उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में जितना भी एक्सपांशन किया है, इंडिया में भी जितना भी एक्सपांशन किया है, सारे एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशंस में उन्होंने बहुत सारी कंपनियां खरीदी है, एक्वायर की है, मर्जर की है। एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल कि 2014 में रैनबैक्सी जो एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी थी, उसे सन फार्मास्यूटिकल ने खरीदा $4 बिलियन में, करीब 20,000 करोड़ रुपए में, एंड जिसकी वजह से सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, और ना कि इंडिया की लेकिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। और ये तो 2014 की रैनबैक्सी की बात है, क्योंकि वो तो उनका सबसे बड़ा एक्विजिशन था। लेकिन ये एक्विजिशन एंड मर्जर वो बहुत पहले से करते हैं। अगर मैं आपको लिस्ट बता दूं तो 1996 में अहमदनगर का एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नॉल फार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने वो खरीदा। 1997 में सन फार्मा ने एक्वायर किया तमिलनाडु धड़ा फार्मास्यूटिकल्स, टीडीपीएल जो कि चेन्नई में बेस्ड था। 1997 में उन्होंने कराको फार्मास्यूटिकल जो कि डेट्रॉइट में बेस्ड है। 1998 में नेटको फार्मा, उसके बाद में मिलमेट लैब्स, गुजरात लाइको ऑर्गेनिक्स, प्रदीप ड्रग कंपनी, फ्लॉक्स फार्मा। 2012 में डीयूएसए फार्मास्यूटिकल जो कि एक यूएस कंपनी है, उन्होंने इतनी सारी कंपनीज एक्वायर करी जिन्होंने उन्हें ना सिर्फ डाइवर्सिफाई करने में हेल्प किया दूसरे सेक्टर्स, दूसरे स्पेशलिटी सेक्टर्स में ही, लेकिन ग्लोबली भी, दूसरे कंट्रीज में भी, क्योंकि उन्होंने काफी सारी कंपनीज एक्वायर करी जो कि यूके में है, यूएस में है और ग्लोबली है। अब इन सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। उनके स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस का रीजन था, उन्होंने देखा कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में लोग अपने पेरेंट्स से या फिर अपने प्रीवियस जनरेशन से बहुत ज्यादा जी तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मेडिसिन, पिल्स और सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनके दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां पे जेनेरिक मेडिसिन का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एंड इसका जैसे उन्होंने देखा कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो कि दुनिया के दो सबसे बड़े ड्रग मार्केट्स है, वहां पे उन्होंने सोचा कि हमें एक्सपांड करना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने इतने सारे एक्विजिशंस किए यूरोप में भी और यूएस में भी। एंड उसी का नतीजा आज ये है कि 40 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अलग अलग देशों में और आज 100 से ज्यादा कंट्रीज में सन फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अब ये तो पूरी सक्सेस जर्नी हो गई, इसमें तो सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन कोई भी बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारी तकलीफें आती है। 2.5 लाख करोड़ $32 बिलियन की मार्केट कैप वाला बिजनेस बनाने के लिए डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज, एलिगेशंस लगे होंगे और जरूर हुए, जिनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और जिनको उन्होंने कैसे टैकल किया उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सीखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 2.5 लाख करोड़ की कंपनी तो भूल जाओ, लेकिन अगर आपको 25 लाख 2.5 करोड़ वाली भी अगर कंपनी बनानी है तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड उनको फेस करना आपको आना, अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे बड़ा हर्डल उन्होंने ये फेस किया कि रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्री में, एंड पेटेंट के अगेंस्ट एलिगेशंस, लिटिगेशन भी बहुत सारे चलते हैं। तो सन फार्मा ने इसके वजह से दिलीप शांघवी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल टीम बनाई थी जो कि उनको लीगल मैटर्स में हेल्प करती थी, और प्लस उन्होंने कोई भी ग्लोबल मार्केट में एक्सपांड करने से पहले उनका पूरा लैंडस्केप समझ लिया था, लीगल लैंडस्केप, इंडस्ट्री का लैंडस्केप, की कैसे काम होता है, क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स है, क्या क्या लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस है, राइट। तो ये सारे रेगुलेशंस, रूल्स जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यहां से आप सीख सकते हो कि सन फार्मा ने कैसे उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम बनाई, एंड प्लस कहीं पे भी एक्सपांड करने से पहले उनका पूरा लीगल लैंडस्केप समझ लिया, ताकि वहां एक्सपांड करने के बाद कोई प्रॉब्लम, लिटिगेशन, एलिगेशन ना हो। अब दूसरा चैलेंज ये था कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर सिर्फ 10,000 से स्टार्ट किया है, रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी प्रोडक्ट बेचती है जिनसे डायरेक्टली टक्कर ले रहे थे, प्लस इंडिया की खुद की बड़ी फार्मा कंपनीज भी थी 1980s 1990s में, राइट। तो उसको उन्होंने कैसे फेस किया, तो कांस्टेंट इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग,
हमेशा कांस्टेंट इनोवेशन से, कंपटीशन से आगे रहे हैं। डिफरेंट मार्केटिंग अप्रोच, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच उन्होंने अपनाया है, जिससे वो सीधा कस्टमर तक पहुंचते थे। अब थर्ड प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे बिजनेसेस फेस करते हैं, दैट इज मार्केट वोलेटिलिटी एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। क्योंकि बिजनेस की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में ना, ये वेव्स तो चलते रहती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। एंड बहुत सारे बिजनेसेस इस वेव, जब ये नीचे होती है तब रिसेशन में बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं। तो आपको अगर वो मार्केट वॉलेटिलिटी को सहन करना है, अगर आपको इकोनॉमिक डाउनटर्न में अगर आपको जिंदा रहना है, तो आपको सन फार्मा की तरफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, राइट? जिसके अंदर दिलीप शांघवी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सो गाइस, ये थी दिलीप शांघवी की कहानी, जिन्होंने हम्बल बैकग्राउंड से 40 साल पहले सिर्फ अपना बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपए से, और उन्होंने मुकेश अंबानी को बीट किया, जो कि खुद एक सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरू भाई ने स्टार्ट की थी। अब उस समय तो वो जरूर इंडिया के रिचेस्ट आदमी थे, लेकिन उसके बाद में मुकेश अंबानी जी ने बहुत बड़ी लीप ले ली जियो के साथ में, रिलायंस रिटेल के साथ में, और बड़े बड़े डाइवर्सिफिकेशन के साथ में। लेकिन वो दिलीप शांघवी जी को किसी भी तरीके से छोटा नहीं बना था। और आप और हम जैसे जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा सीखने वाली बात है। अगर आपको ये केस स्टडी पावरफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, कमेंट करिए नीचे कि आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज में आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, शेयर करिए इसे ज्यादा से ज्यादा। So guys, that's it for today's video. If you like the video, then do like the video, share a comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my video on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.